नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 3। पहला प्रश्न है, नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने संभाला है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुशीला कार्की। सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं और इनकी नियुक्ति जैन जी प्रदर्शनकारियों की सिफारिश पर हुई, जिन्होंने भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ आंदोलन किया था। यह कदम घातक विरोध प्रदर्शनों और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद आया। सुशीला कार्की पहले भी 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी और वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी कठोर कार्रवाई के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत का पहला बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोलाघाट। असम के गोलाघाट जिले की नुमालीगढ़ रिफाइनरी में पीएम मोदी ने बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र प्रतिवर्ष 5 लाख टन बांस खरीदेगा, जिससे स्थानीय किसानों व जनजातीय समुदायों को लाभ होगा और लगभग 200 करोड़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय वन अधिनियम 1927 संशोधन के बाद बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर इसकी कटाई को आसान बनाया गया है। आईएनएस अरावली नौसैनिक बेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। आईएनएस अरावली का उद्घाटन गुरुग्राम में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने किया। यह भारतीय नौसेना का नवीनतम बेस है जो समुद्री डोमेन जागरूकता यानी एमडीए और सूचना संचार अवसंरचना को मजबूत करने हेतु स्थापित हुआ है। इसका नाम अरावली पर्वतमाला से प्रेरित है। स्कारबोरो शोल किस प्रमुख विवाद का हिस्सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी चीन सागर विवाद। न्यूज में क्यों है? फिलीपींस ने विवादित स्कारबोरो शोल पर चीन द्वारा प्राकृतिक रिजर्व स्थापित करने की घोषणा का कड़ा विरोध किया है। यह शोल दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक त्रिकोणीय एटोल है जो फिलीपींस तट से लगभग 200 किलोमीटर दूर और इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड में आता है। यह क्षेत्र चीन की 9 डैश लाइन के दावों का हिस्सा है जो वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के ईईजेड से टकराते हैं। शोल मछली भंडार से समृद्ध है और जहाज़ों के लिए प्राकृतिक आश्रय प्रदान करता है। साथ ही यह उन नौवहन मार्गों के पास है जिनके पास हर साल 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। 2016 में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने चीन के दावों को खारिज किया, लेकिन संप्रभुता का सवाल अभी भी अनसुलझा है। अमेरिका की मध्यस्थता में रवांडा और डीआरसी के बीच शांति समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जून 2025 में। 27 जून को अमेरिका की मध्यस्थता और कतर की पर्यवेक्षण में रवांडा डीआरसी शांति समझौता वाशिंगटन में हस्ताक्षरित हुआ, जिसका लक्ष्य पूर्वी डीआरसी में युद्ध समाप्त करना और संयुक्त सुरक्षा समन्वय स्थापित करना था। इसके बाद 19 जुलाई को कतर की मध्यस्थता में डीआरसी और M23 विद्रोहियों ने दोहा में सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अस्थायी युद्ध विराम और नागरिक संरक्षण पर जोर दिया गया। हालांकि अगस्त-सितंबर 2025 में M23 ने आक्रमण फिर शुरू कर शांति प्रयासों को विफल कर दिया है। युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अलास्का। इस अभ्यास का 21वां संस्करण फॉर्न वेनराइट अलास्का यूएसए में हुआ, जहां भारत और अमेरिका की सेनाओं ने उच्च ऊंचाई पर्वतीय अभियान पर ध्यान दिया। भारत की ओर से मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन सहित 450 सैनिक इसमें शामिल हुए। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन अकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और कोर्सेज से जुड़िए। प्रधानमंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्घाटन कब किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2025 के अवसर पर। यह देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य पहुंच अभियान है जो 17 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चला
और इसमें 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुए। अभियान का फोकस महिलाओं, किशोरियों और बच्चों पर था, विशेषकर आदिवासी महिलाओं में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम पर। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन। इस प्लेटफॉर्म को BSIF द्वारा 17 सितंबर को हैदराबाद में चेयरमैन IRDAI अजय सेठ ने लॉन्च किया। इसका लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बीमा बाजार बनाना है, जहां जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा की खरीद, नवीनीकरण, प्रबंधन और दावा एक ही मंच पर संभव होगा। यह UPI जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल पर काम करेगा और पॉलिसी दस्तावेजों का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करेगा। इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। यह शिखर सम्मेलन फरवरी 19 से 20 2026 में भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा, जिसकी मेजबानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी करेगा। और यह पहली बार होगा जब कोई वैश्विक दक्षिण राष्ट्र वैश्विक AI सम्मेलन की मेजबानी करेगी। बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में। बगराम एयरबेस काबुल से 60 मीटर उत्तर पर परवान प्रांत में स्थित है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इसे 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया और बाद में यह अमेरिका के आतंकवाद विरोधी युद्ध, जो कि 2001 के बाद से में मुख्य परिचालन केंद्र बना। इसकी रणनीतिक स्थिति काबुल को उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से जोड़ती है तथा इसे क्षेत्रीय नियंत्रण का केंद्र बनाती है। अमेरिकी वापसी के बावजूद यह बेस चीन की संवेदनशील परमाणु स्थलों लोपनूर, कोकोनूर की निकटता के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान इसे वापस नहीं करता है तो गंभीर परिणाम, यहां तक कि सैन्य कार्रवाई भी हो सकता है। अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। यह टाइगर रिजर्व बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 2002 में 5 से बढ़कर 2025 में 18 हो जाने के कारण चर्चा में आया है, जिसका श्रेय बांधवगढ़ से आई बाघिन झुमरी और सुदृढ़ संरक्षण प्रयासों को जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ODI में 50 गेंदों पर शतक लगाकर भारत की सबसे तेज ODI शतकीय का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने विराट कोहली के 2013 में बने 52 गेंदों के शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। मंधाना ने 63 गेंदों पर कुल 125 रन बनाए थे इस मैच में। हालांकि भारत 413 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 369 रन पर ऑल आउट हो गया और मैच 43 रनों से हार गया। भारत के पहले PM मित्र पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। PM मोदी ने अपने 75वें जन्म दिवस 17 सितंबर पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैसोला गांव में भारत के पहले PM मित्र पार्क की आधारशिला रखी। यह पार्क लगभग 2150 एकड़ में विकसित हो रहा है, जिसमें 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश आ चुका है। PM मित्र पार्क कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई और परिधान निर्माण को एकीकृत कर पूर्ण वस्त्र पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की समग्र रैंकिंग क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 38। WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत 2020 के 48 अंकों से सुधर कर 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक R&D वृद्धि दर 2024 में घटकर कितना रह गई है? 2.9% और 2025 में इसके और गिरकर 2.3% रहने का अनुमान है, जो 2010 के वित्तीय संकट के बाद सबसे कम है। रैंकिंग में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, इसके बाद स्वीडन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। पेन्ना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और यह किस राज्य से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नंदी हिल्स, कर्नाटक में इसका उद्गम स्थल है और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्ना नदी, जिसे पेन्नार या पिनाकिनी भी कहते हैं, का उद्गम
कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के नंदी हिल्स से होता है और यह कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से बहते हुए पूर्वी घाटों से मुड़कर नेल्लोर के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी रायलसीमा क्षेत्र की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सोमशिला, मायलावरम और गंडीकोटा परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई का सहारा देती है। अभी न्यूज में क्यों है? हाल ही में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पेन्ना नदी के बाढ़ के पानी में फंसे 18 युवाओं को 7 घंटे लंबे अभियान के बाद सुरक्षित बचाया गया। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एमपीएन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। फ्रीडम एज त्रिपक्षीय अभ्यास में मुख्य रूप से कौन से 3 देश शामिल हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने जेजू द्वीप के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 5 दिवसीय त्रिपक्षीय बहु क्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज आयोजित किया। यह जून और नवंबर 2024 के बाद तीसरा संस्करण है और पहली बार राष्ट्रपति जी ले म्यूंग दक्षिण कोरिया के और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नेतृत्व में हुआ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़ी मुख्य नदियां कौन सी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शारदा और घाघरा। दुर्लभ लाल मूंगा कुकरी सांप तस्वीर में देखिए, जिसकी आखिरी बार रिपोर्ट 1936 में हुई थी, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास एक जाल में फंसा पाया गया। यह विषहीन रात्रिचर और जीवाश्मी सांप है जिसके नुकीले घुमावदार दांत कुकरी चाकू जैसे होते हैं। इसका शरीर चमकीला मूंगा लाल, पेट पीला या गुलाबी तथा सिर छोटा और नुकीला होता है। यह प्रजाति उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी असम की हिमालयी तलहटी में पाई जाती है। नेट्रॉन झील मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया और केन्या। नेट्रॉन झील जो मुख्य रूप से तंजानिया के अरूसा क्षेत्र में और आंशिक रूप से केन्या में स्थित है, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली की एक टर्मिनल सोडा झील है। इसे 2001 में रामसर स्थल घोषित किया गया और यह लेसर फ्लेमिंगो के लिए अफ्रीका का एकमात्र विश्वसनीय प्रजनन स्थल है जहां दुनिया की लगभग 75% आबादी रहती है। अभी न्यूज में क्यों है? हाल ही में तंजानिया ने इसके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा हेतु बड़े पैमाने पर सोडा ऐश खनन परियोजना को रोक दिया, जो फ्लेमिंगो झील के नाजुक जल विज्ञान और 65,000 मासाई चरवाहों की आजीविका के लिए खतरा थी। पैसिफिक रीच 2025 अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया? पैसिफिक रीच 2025 एक्सरसाइज वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। यह अभ्यास जिसकी मेजबानी सिंगापुर ने की, दक्षिणी चीन सागर में पनडुब्बी बचाव संचालन पर केंद्रित है। यह द्विपक्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें 40 से अधिक देश शामिल हुए। आईएनएस एंड्रोथ का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। आईएनएस एंड्रोथ, जिसे जीआरएसई कलकत्ता ने 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित किया है, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम है। यह एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है और 16 जहाजों की श्रृंखला का दूसरा जहाज है। पहला था आईएनएस अनारला। फिनलैंड की खाड़ी में बहने वाली प्रमुख नदियों में से कौन सी रूस से संबंधित नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा नदी नहीं है, बाकी तीनों है। फिनलैंड की खाड़ी गल्फ ऑफ फिनलैंड, इसमें रूस से नेवा और नरवा, एस्टोनिया रूस सीमा पर बहती है, जबकि साइमा नहर फिनलैंड में स्थित है। वोल्वा नदी काला सागर में गिरती है और इससे असंबंधित है। न्यूज में भी क्यों है? 3 रूसी MiG-31 लड़ाकू विमान ने हाल ही में नाटो सदस्य एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का 12 मिनट तक उल्लंघन किया, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया। यह घटना फिनलैंड की खाड़ी के ऊपर हुई जो बाल्टिक सागर का पूर्वी भाग है और लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर और चौड़ाई 19 से लेकर 130 किलोमीटर है, जिसकी सीमाएं फिनलैंड, रूस और एस्टोनिया से लगती हैं। ICGS अदम्य का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय तटरक्षक बल का ICGS अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के तीव्र गश्ती पोतों में से पहला है, जो
ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर जलावतरण हुआ। 51 मीटर लंबा यह पोत पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और इसमें 60% से अधिक स्थानीय सामग्री का उपयोग हुआ है। यह पोत भारतीय तटरक्षक बल ICG क्षेत्र उत्तर पूर्व के अंतर्गत पारादीप में तैनात रहेगा और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करेगा। 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट भारत में कहाँ आयोजित होगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट वर्ष 2027 में चेन्नई भारत में आयोजित होगी। इसका निर्णय रोम इटली में संपन्न हुई 4वीं CGGS के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता ICG महानिदेशक परमेश शिवमणि ने की। यह आयोजन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती समारोह के साथ मेल खाएगा। WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता कब लागू हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर को। द WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज एंड सब्सिडीज 15 सितंबर 2025 को लागू हो गया। यह WTO का पहला बहुपक्षीय समझौता है जो पूरी तरह पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है। इसे MC12 2022 में अपनाया गया था, लेकिन लागू होने के लिए 166 सदस्यों में से 111 द्वारा औपचारिक स्वीकृति आवश्यक थी। यह सीमा 15 सितंबर को पूरी हुई जब ब्राजील, केन्या, वियतनाम और टोंगा जैसे देशों की स्वीकृति ने थ्रेशोल्ड को पार किया। इस समझौते का उद्देश्य अत्यधिक मछली पकड़ने, अवैध मछली पकड़ने को नियंत्रित करना और वैश्विक मत्स्य संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में हाल ही में शामिल 7 स्थलों में से एक कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शीत मरुस्थल। भारत के नए 7 स्थल यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़े गए हैं, जिनमें कोल्ड डेजर्ट ये लद्दाख में है, डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र और मेघालयन एज केव्स प्रमुख हैं। इसके साथ भारत की टेंटेटिव लिस्ट की संख्या बढ़ करके हो गई है 69। यह सूची प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण को बढ़ावा देती है और भविष्य में इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने की संभावना बढ़ाती है। वर्तमान में भारत के पास कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। हिमालयी बाढ़ 2025 में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चमोली और मंडी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आई भारी बाढ़ और भूस्खलन से लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सितंबर में, जिसमें चमोली और मंडी जिले सबसे प्रभावित रहे। आपदा में 506 लोगों की मृत्यु हुई और इसका कारण ओरोग्राफिक लिफ्ट तथा जलवायु परिवर्तन से बढ़ी मानसूनी तीव्रता को माना गया। विशेषज्ञों ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने और वनीकरण जैसे उपायों को आवश्यक बताया है। भारत ILO साझेदारी का नया MOU किस क्षेत्र पर केंद्रित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गिग इकोनॉमी और लिंग समानता। जिनेवा में भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने शालीन कार्य और कौशल विकास हेतु नया MOU साइन किया। यह विशेष रूप से गिग इकोनॉमी और लिंग समानता पर केंद्रित है, जिससे भारत के 400 मिलियन श्रमिकों के लिए जॉब मैचिंग को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और भारत की श्रम नीतियों को वैश्विक मानकों से जोड़ता है। वी-डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2025 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को चुनावी तानाशाही यानी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो 40 देशों में हो रहे लोकतांत्रिक पीछे खिंचाव को दर्शाता है। भारत लिबरल इकोनॉमी इंडेक्स में 179 देशों की रैंक में 100वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे मुख्य कारण पॉपुलिज्म और मीडिया नियंत्रण है, जो वैश्विक लोकतंत्र संकट को रेखांकित करते हैं। यूरोपीय संघ भारत सहयोग रोडमैप का लक्ष्य 2030 तक कितना निवेश है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 200 बिलियन यूरो। ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ और भारत ने व्यापार, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल रक्षा क्षेत्रों में सहयोग के लिए नया रोडमैप लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 200 बिलियन यूरो निवेश आकर्षित करना है। यह पहल कार्बन बॉर्डर टैक्स से बचाव और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिससे भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग संपूर्ण डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा।
दोस्तों आप इन PDF के सारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। दोहा समिट में भारत ने कितने प्रवासी श्रमिकों के लिए उचित वेतन की मांग की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 9 मिलियन यानी 90 लाख। दोहा में हुई GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल श्रम मंत्रियों की बैठक में भारत ने अपने 9 मिलियन प्रवासी श्रमिकों के लिए उचित वेतन और अधिकारों की मांग रखी। यह शिखर बैठक प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और राष्ट्रीय कार्यबल विकास पर केंद्रित थी। भारत ने इस मुद्दे को द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA से भी जोड़ा। इस दौरान UAE और कतर ने भारत के साथ श्रम और मानव संसाधन पर समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।